Welcome to the One Nest Academy. Hello everyone, welcome to One Nest Academy. This is your educator Shelly Singh. तो आज की हम वीडियो में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो यूनियन एंड टेरिटरीज में 4 आर्टिकल होते हैं, सबको वो बहुत बेसिकली पता ही होते हैं। ठीक है, तो 4 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। फिर हाउ वॉज इंडिया फॉर्म्ड, ठीक है, ये पॉइंट को बहुत लोग स्किप कर देते हैं पर मैं इसको भी डिस्कस करवाऊंगी। प्लस उसके बाद हम बेरूबारी केस को भी डिस्कस करेंगे कि बेरूबारी केस कहाँ से आया, उसके डिसीजंस क्या थे। तो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से और ये देखते हैं कि आर्टिकल 1 to 4 हमें क्या क्या परमिशंस देता है, हमें मतलब पार्लियामेंट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल 1, आपके बुक में पहला पॉइंट लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे भारत और इंडिया दोनों को क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके बीच में ये डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि भारत रखे नाम या इंडिया रखें। कुछ जो थोड़े पुराने विचारों के थे उन्होंने भारत रखने का सोचा, कुछ जो मॉडर्न विचारों के थे उन्होंने इंडिया का नाम सजेस्ट किया। तो इस तरीके से दोनों नाम आ रहे थे, तो दोनों नाम को मिक्स करके इंडिया दैट इज भारत ये रखा गया था। ठीक है, अब इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन क्यों बोला गया, फेडरेशन क्यों नहीं बोला गया? तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। फेडरेशन में, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगी। तो फेडरेशन में क्या होता है, सपोज आप 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप पांचों फ्रेंड्स को बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आपने सोचा कि हम मिलके कुछ एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सारे मिलेंगे एक जगह। अब कोई बड़ा कंपनी आपको एस्टैब्लिश करनी है तो आप ऑब्वियस सी बात है एग्रीमेंट जरूर करेंगे। तो आप पांचों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू आप एक कंपनी अपना चलाएंगे, जो भी है आपका, जो भी आपने प्लान किया है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें आप पांचों ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो वो हो गई फेडरेशन। अब फेडरेशन में क्या होता है, अगर सपोज पांचों फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड को नहीं जम रहा है, उसको आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं फेडरेशन से, मतलब मैं एग्रीमेंट अपना खत्म कर देता हूं। तो उसमें क्या होता है, फेडरेशन में आपको अलाउ रहता है कि आप आ सकते हैं, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और पार्ट बन सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं एग्रीमेंट को हटा के। ठीक है, तो ये होता है फेडरेशन। अब क्या इंडिया फेडरेशन है? क्यों है? नहीं है। इसलिए क्योंकि जब इंडिया फॉर्म हो रहा था तो कोई भी स्टेट्स ने आके एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। ठीक है, सारे जो स्टेट्स हैं उनको यूनियन, एज अ यूनियन देखा गया था, इसलिए इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर होता है। फेडरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, ये B.R. अम्बेडकर जी ने बताया था कि फेडरेशन क्यों नहीं बोलते हम। पहला, नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, मैंने समझाया फेडरेशन में एग्रीमेंट होता है। हमारे जब इंडिया फॉर्म हो रहा था एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो नॉट एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। नो राइट टू सीट फ्रॉम फेडरेशन। जो फेडरेशन होता है उसमें आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, बट आपके जो इंडिया है उसमें कोई भी स्टेट कभी भी नहीं आ सकता और कभी भी जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। ठीक है, तो नो राइट टू सीट फ्रॉम फेडरेशन। कंट्री इज अ होल एंड डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इस पॉइंट का मतलब है कि जो इंडिया है वो एक है, ठीक है, और उसको डिवाइड किया गया है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इजिली हो पाए, इसलिए इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है। अब आर्टिकल 1 और क्या बताता है, आर्टिकल 1 बताता है कि जो इंडिया है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन फ्यूचर। ठीक है, अब जो टेरिटरीज ऑफ स्टेट है एट प्रेजेंट 2020 में 28 है। अब ये 28 क्यों हुए, क्योंकि 2019 में 5 अगस्त को 370 हटा दिया गया, जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर है और लेह लद्दाख है उनको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो इसलिए जो हमारे स्टेट्स हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। जो पहले 2019 में यूनियन टेरिटरीज थी
वो थी 7, ठीक है। अब 8 हुई, मैंने बोला जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों का ऐड किया गया तो 9 होनी चाहिए, बट नहीं, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मिला के एक कर दिया गया है, तो वो एक एज अ वन यूनियन टेरिटरी देखा जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए यूनियन टेरिटरीज है हमारी 8। एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, वो 0 क्यों है? हमारी गवर्नमेंट ने पहले पास्ट में बहुत सारे स्टेट्स को एक्वायर किया है, बट अब वो हमारे स्टेट्स बन चुके हैं और यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 0 है। तो ये हो गई आर्टिकल 1 की बात। आर्टिकल 1 में और आप पढ़ेंगे अपनी बुक में, तो और क्या लिखा है? अंडर पार्ट 21 एप्लीकेबल टू स्टेट्स ऑफ M क्यूब इज फॉर महाराष्ट्र, मिजोरम एंड मणिपुर, G स्क्वायर इज फॉर गोवा एंड गुजरात, N is for Nagaland, A cube is for Assam, Arunachal Pradesh and Andhra Pradesh, T is for Telangana, S for Sikkim and K for Karnataka। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये 12 स्टेट्स हैं, इनको पार्ट 21 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि आपको आर्टिकल 371 में मिलते हैं। अगर आप आर्टिकल 371 पढ़ेंगे तो आपको ये स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? M क्यूब महाराष्ट्र, मिजोरम एंड मणिपुर, G स्क्वायर गोवा एंड गुजरात, N नागालैंड, A क्यूब आंध्र प्रदेश, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, T तेलंगाना, S सिक्किम, K कर्नाटका। ये 12 स्टेट्स हैं जिनको आर्टिकल 371, ठीक है, तो ये 12 है। तो ये 371 में जो आर्टिकल है उसमें आपको 371A, B इस तरीके से आपको हर स्टेट्स के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 371 अंडर पार्ट 21, ठीक है, इन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है जो कि आर्टिकल 1 में बताया गया है। आर्टिकल 1 में जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, वो हमारा शेड्यूल 1 में बताया गया है। तो शेड्यूल 1 में क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या है? अब इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे हम। आर्टिकल 2 में सपोज अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो डिसाइड करते हैं कि जैसे कि उन्होंने 2016 की अपनी स्पीच में कहा था 15 अगस्त को कि हम जो बलूचिस्तान का एरिया है वो बहुत पीड़ित है, ठीक है, पाकिस्तान उधर पीड़ित कर रही है बलूचिस्तान के लोगों को, तो वहां के लोगों को अगर हम इंडिया में लाना चाहें, ठीक है, बलूचिस्तान के स्टेट को हम इंडिया में लाना चाहें, तो वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास वो पावर है अंडर आर्टिकल 2, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल पावर्स लिखा है। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बुक में ये लिखा गया है कि उनके पास पावर है कि कोई दूसरे स्टेट को वो अपने इंडिया में एडमिट कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 2। अब ये बात हो गई आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 इंटरनल पावर की बात करता है, जो कि हमारे इंडिया के जो इंडिया है उसके अंदर है, वो हमारी इंटरनल पावर है आर्टिकल 3 के अंदर। तो आर्टिकल 3 में क्या क्या हो सकता है? पहला कि अगर आपको कोई स्टेट है उसको डिवाइड करना है, जैसे इसका एग्जांपल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लिया जा सकता है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, फिर उनको डिवाइड कर दिया गया और छत्तीसगढ़ अलग स्टेट बना, मध्य प्रदेश अलग स्टेट बना। तो ये जो हुआ ये किसके अंडर हुआ? ये आर्टिकल 3 के अंडर हुआ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, तो ये भी किसके अंडर हुआ? ये आर्टिकल 3 के अंदर हुआ, क्योंकि आर्टिकल 3 परमिशन देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई स्टेट की बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब सारे जो लिखे गए हैं रूल्स वो आपके आर्टिकल 3 के अंदर हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 में बहुत ही माइनर डिफरेंस बोला जाता है, लोग उसमें बहुत जंबल कर जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 2 भी हमें एडमिट करने की परमिशन दे रहा है, बट बाहर के स्टेट्स को, ठीक है। और जो आर्टिकल 3 है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स को चेंज करने की परमिशन देता है। ये हो गई आर्टिकल 2 और 3 की बात। अब आर्टिकल 4 बताता है चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 डजंट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
तो जो जो चेंजेस इन दोनों आर्टिकल के अंदर होते हैं उनके लिए हमें कोई भी आर्टिकल 4 बताता है कि हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 4 से प्रोटेक्टेड है। तो अब इसमें जो आर्टिकल 4 है, इसके कारण ही एक केस हुआ था, बेरूबारी केस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आर्टिकल 4 तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आर्टिकल 1 है उसमें बताया गया है जो इंडिया है वो यूनियन है, किसका? स्टेट्स का। यूनियन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एक वास्ट टेरिटरी की बात कर रहा है। अगर उसको फेडरेशन बोल दिया जाता तो वो उसके पावर्स को लिमिट कर देता, इसलिए यूनियन बोला गया है। आर्टिकल 1 में ये सब हुआ। आर्टिकल 1 में 12 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, और आर्टिकल 2 में एक्सटर्नल पावर दी गई है पार्लियामेंट को। इसमें जो भी पावर्स की बात हो रही है ये पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में एक्सटर्नल पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो कोई स्टेट को इंडिया में एडमिट कर सकता है। आर्टिकल 3 बताता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है इंडिया के अंदर, उसमें आप उसकी बाउंड्रीज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 ये दोनों आर्टिकल को प्रोटेक्ट करता है, ये बोल के कि ये दोनों आर्टिकल के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल पास करने की जरूरत नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी बिल से हो जाता है। हमने आर्टिकल 1 to 4 देख लिया। अब हम देखते हैं जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद जो इंडियन स्टेट्स थे वो कैसे फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो मैंने जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तब मैंने बताया था कि 3 जून प्लान आया था, माउंटबेटन प्लान आया था। तो उस प्लान के अंदर 2 चीजें लिखी गई थी। पहला कि इंडिया और पाकिस्तान को 2 डोमेनियन दे दीजिए, और जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास अपनी चॉइस है कि उनको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। तो इस प्रिंसली स्टेट्स के कारण ही ज्यादा जो वॉर लाइक सिचुएशंस थी वो इसलिए थी क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, मैंने बताया। उसमें इंडिया और पाकिस्तान के 2 डोमिनियंस में प्रिंसली स्टेट्स को आने की परमिशन थी, अलाउंस थी कि उनकी मर्जी वो कहाँ भी आ सकते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स टोटल कितने थे, इंडिया और पाकिस्तान को मिला के बोल रही हूँ, 565 थे, ठीक है। उसमें से जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर थे, ठीक है। तो ये जो 552 थे, इनमें से जो 549 प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक एग्रीमेंट करती है। उसमें कुछ कुछ रूल्स लिखे रहते हैं कि आप इंडिया को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का एक स्मॉल एग्जाम्पल या फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 549 स्टेट्स ने तो साइन कर लिया। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स को अपने तरफ करने वाली बात थी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था, क्योंकि इन सभी के पास उन्हीं ने जाके अपनी बातें रखी थी। उन्हीं ने बोला था कि हमारे इंडिया को आप ज्वाइन कीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए। तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो 549 ने साइन कर लिया। बचे 3, जो 3 थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिया को या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेंगे। उनमें से 2 ऐसे थे जिनको पाकिस्तान को ज्वाइन करना था। तो अब यहाँ दिक्कत आ रही थी कि ये जो 3 है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों कैसे इंडिया ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। तो ये तीनों में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। हैदराबाद की अगर बात करें तो जो हैदराबाद के निजाम थे वो थे मुसलमान, और जो वहां की आवाम थी वो थी हिंदू। तो हिंदू जो थे वो, हिंदू और अदर कम्युनिटीज वो जो थे वो उन्हें रहना था इंडिया में, और जो निजाम थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाए, ठीक है। तो उनके बीच में डिसीजन हो नहीं पा रहा था कि कहाँ जाना है। फिर उसके बाद हैदराबाद में क्या हुआ, जब जो पब्लिक थी वो मान नहीं रही थी पाकिस्तान को अपनाने के लिए, तो वहां पे बहुत ही रेप्स होने लग गए, किडनैप्स होने लग गए, मारधाड़ होने लग गई। तो इस कारण वहां की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। उस सिचुएशन को जो हैदराबाद की पुलिस फोर्स थी वो संभाल नहीं पा रही थी।
तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक पोलो ऑपरेशन लाया। ठीक है, इस आपके बुक में लिखा होगा हैदराबाद जो हमारे इंडिया के अंदर आया है वो पुलिस एक्शन के थ्रू आया है। तो ये जो पुलिस एक्शन था इसका नाम था पोलो ऑपरेशन। तो इस पोलो ऑपरेशन के अंदर क्या था कि जो हैदराबाद के सराउंड जो स्टेट्स थे हैदराबाद को जो कवर करते हैं, वो जो सारे स्टेट्स हैं वो अपनी जो पुलिस फोर्स है वो भेजेंगे हैदराबाद में उसकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और हैदराबाद के लोगों को एक प्रेशर, वहां के जो निजाम थे उनके ऊपर प्रेशराइज करके उनको इंडिया के अंदर लाया गया था, क्योंकि वो अपना रूल चला रहे थे, वो जो पब्लिक थी उनको प्रताड़ित कर रहे थे। इसलिए हैदराबाद में पुलिस एक्शन के थ्रू उसे इंडिया में लाया गया। उस एक्शन का नाम था पोलो ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ में भी हैदराबाद जैसी ही सिचुएशन थी कि वहां के लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वहां के निजाम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो जूनागढ़ में रिफरेंडम के थ्रू इंडिया के अंदर उन्हें लाया गया। रिफरेंडम क्या होता है, एक तरीके का वोटिंग होती है। ठीक है, जिसमें डिसाइड होता है कि आपको मतलब कुछ भी वोटिंग होती है जिसमें इसमें डिसाइड हुआ था कि इंडिया में रहना है पब्लिक को या फिर पाकिस्तान में जाना है। तो जूनागढ़ जो इंडिया के अंदर आया वो बाय रेफरेंडम प्रोसेस आया था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की जो बात थी वो थोड़ी ही अलग ही थी। ये दोनों का मिक्स तो था ही, पर उनकी अलग सिचुएशंस, उनकी अलग कंडीशंस भी थी कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान या फिर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते, वो क्यों इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट बना था तो वहां उस स्टेट ने अपने जो पब्लिक थी जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें कुछ राइट्स दे दिए गए थे, राइट टू प्रॉपर्टी और भी और तरीके के राइट्स दिए गए थे। तो जम्मू कश्मीर का कहना था कि अगर हम इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो क्या ये राइट्स सब सिटीजन्स, इंडिया के सारे सिटीजन्स पे डिवाइड हो जाएंगे, अगर हम पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं क्या वो राइट्स उनके लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर डिसाइड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में डिसाइड नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, बात मान ली गई कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जब उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की बात की, जो पाकिस्तान था उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्सेस कश्मीर के अंदर लाना चालू कर दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो जम्मू कश्मीर है वो उनके अंडर आ जाए। तो जो मिलिट्री फोर्स पाकिस्तान से आ रही थी उससे जम्मू कश्मीर को प्रॉब्लम होने वाली थी। तो वहां के जो महाराजा थे उन्होंने इंडिया से बोला कि आप हमारी हेल्प कीजिए इनकी फोर्स को हटाने में। तो इंडिया ने बोला ठीक है, हम हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट अधिकार क्या है हमारे पास हेल्प करने का। ठीक है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आता तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती, तो वो क्यों तुम्हारे बीच में आएगा, क्यों जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करेगा। तब हरी सिंह ने बोला कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करूंगा और उसके तहत मैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाऊंगा, तो आप हमारे लिए आप अपनी मिलिट्री फोर्स भेजिए और पाकिस्तान को भिजवाइए बाहर उनके एरिया से। तो ये बातें हुई। इसके अंदर क्या हुआ, जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस थी, जो पाकिस्तान के जिन्ना जी थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं मानते, ये आपने उनके ऊपर प्रेशर डाल के करवाया है, हम कैसे माने कि उन्होंने अपने आप से ये साइन किया है। तो ये बात किसको बुरी लग गई, जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत बुरी लगी कि ऐसा एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ गए, यूएन गए। यूएन के वहां जाके उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान वाले बात मान नहीं रहे हमारी, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तब यूएन ने सजेस्ट किया कि आप पेब्लिसिट करवा लीजिए। पेब्लिसिट होता है कि वहां की जो जनता है वो डिसाइड करेगी कि उन्हें कहाँ जाना है, मतलब वोटिंग ही होती है जनता की। तो इसके ये यूएन चार्टर ने बता दिया, यूएन चार्टर 1947 के थ्रू ये बताया गया था। अब यूएन चार्टर ने ये तो बता दिया कि आप पेब्लिसिट करवा लीजिए, पर उन्होंने ये बोला कि पेब्लिसिट तभी हो सकता है जब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री फोर्स बाहर ले ले, जो जम्मू कश्मीर के एरिया से बाहर ले ले, और जो इंडिया है वो अपनी मिलिट्री फोर्स को कम कर दे जम्मू कश्मीर में। अब ये मानने वाले तो कोई नहीं थे, ना इंडिया मान रही थी ना पाकिस्तान मान रहा था, इसलिए कभी भी जम्मू कश्मीर में पेब्लिसिट नहीं हो पाया। तो फिर एट लास्ट जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लिया। इसके अंदर ही 370 आया, 35A आया, जिसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। तो इस वीडियो के बारे में आप थोड़ा
आपके पाथ डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 370 वाली जो वीडियो है वो बाद में आएगी। अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए, जो हैदराबाद था वो पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में आया गया था, जिसका नाम था पोलो ऑपरेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। जो जूनागढ़ था वो रेफरेंडम के थ्रू आया था, और जो जम्मू कश्मीर था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके आया था। तो इस तरीके से हमारे जो इंडिया है उसमें 552 प्रिंसली स्टेट्स ने हामी भर दी थी कि हम इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया के अंदर आ चुके थे। अब जो इंडिया था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो ये जो 4 पार्ट्स थे इनको फर्दर उनको यूनाइट करने की बात की गई, और एक इस तरीके का डिवीजन करने की बात की गई जिससे एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हो पाए। तो उसके लिए क्या हुआ, अब लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया को किस बेसिस में डिवाइड किया जाए, तो बोला गया लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड करना चाहिए। तो इस बात को, लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवीजन वाली बात को देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने धार कमीशन बनाई। अब ये जो धार कमीशन थी वो एस के धार के चेयरमैनशिप के अंडर थी। इस कमीशन में, ये कमीशन फॉर्म हुई थी जून 1948 को, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी दिसंबर 1948 को। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस में इंडिया का डिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो इंडिया की यूनिटी की बात है उसमें प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस कमीशन ने मना कर दिया कि हम इंडिया की डिवीजन नहीं कर सकते लिंग्विस्टिक बेसिस में। अब जो जनता थी वो तो लिंग्विस्टिक बेसिस में चाहती थी, तो एजिटेशन बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, जो धार कमीशन की जब सबमिट हुई रिपोर्ट दिसंबर 1948 में, तो फिर से एक कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों जन की कमेटी को बनाया गया फिर से, और बोला गया कि आप फिर से देखिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस में इंडिया का डिवीजन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये कमेटी बनी, इन्होंने भी अपना टाइम लिया, उसके बाद इन्होंने सबमिट की रिपोर्ट अप्रैल 1949 को। तो इस रिपोर्ट में भी जो आया वो था अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो ये जो दोनों कमिटीज और कमीशन बने थे, ये दोनों ने मना कर दिया कि हम इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस में नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। अब जब ये मना हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो एजिटेशन थी वो सदर्न इंडिया में बहुत ही बढ़ गई, ठीक है। बहुत ज्यादा ही लोग मारपीट करने लग गए, पूरी सिचुएशन को खराब हो गई थी सिचुएशन। तो इस एजिटेशन को काम डाउन करने के लिए, इस एजिटेशन का मेन मोटिव क्या था कि आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड किया जाए। जो आंध्र प्रदेश था वो मद्रास का हिस्सा था, मद्रास तमिल बोलने वाले लोगों का मेन हिस्सा था, और जो आंध्र प्रदेश था वहाँ तेलुगु लोग थे। तो उन लोग ने डिमांड की कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से डिवाइड किया जाए। तो फर्स्ट डिमांड जो थी वो आंध्र प्रदेश के लिए थी। तो जब ये फर्स्ट डिमांड थी, इसके लिए अगस्त 1951 में स्वामी सीतारमन ने अनशन किया, ठीक है। उन्होंने अनशन कितने दिन का किया, 35 डेज का अनशन किया स्वामी सीतारमन ने अगस्त 1951 में। अब 35 डेज के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया। उसके बाद दिसंबर 1952 में पोट्टी सीरामुलु, इन्होंने अनशन किया, इन्होंने अनशन 56 डेज का किया, ठीक है। तो जब ये अनशन कर रहे थे, जो ये 56 डेज तक अनशन चला, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब ये डेथ के बाद क्या हुआ, जो डेथ के बाद जो वायलेंस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उन लोग ने आंध्र प्रदेश की वैसे ही डिमांड कर दी थी। उस डिमांड के चलते 2 लोगों ने अनशन किया था, और जब दूसरा व्यक्ति अनशन पे बैठा तो 56 डेज के बाद उनकी मौत हो गई। तो उस डेथ के कारण एक वायलेंस हुआ, वो आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट बनाने में कामयाब रहा। तो द डेथ वायलेंस led to the formation of first state on the basis of language was Andhra Pradesh in the year 1953। तो इस डेथ वायलेंस की वजह से जो दिसंबर 1952 में हुआ था, 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बन गया। अब जब ये आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेसिस में बन चुका था, तो जो बाकी जनता थी वो भी चाहती थी कि उनका भी स्टेट लैंग्वेज बेसिस में डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए नेहरू गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया दिसंबर 1953 में। इस कमीशन को फैजल अली कमीशन भी बोला जाता है।
ठीक है। इस कमीशन को फैजल अली कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे वो थे फैजल अली, और जो बाकी दो थे वो थे के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजुरू। ठीक है, तो ये जो तीन थे, ये तीनों को मिला के नेहरू गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया, अपॉइंट किया दिसंबर 1953 में, और इन्हें भी यही काम दिया गया जो ये दोनों कमिटीज को दिया गया था कि क्या इंडिया का लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवीजन पॉसिबल है। तो इस कमीशन ने क्या रिपोर्ट सबमिट की? इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की इन सितंबर 1955 को, और उस रिपोर्ट ने उन्होंने एक्सेप्टेड द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। ठीक है, उन्होंने ये तो बात एक्सेप्ट कर ली कि इंडिया को आप लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड कर लीजिए, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की यूनिटी को हार्म करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा इंडिया है वो लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये जो कमीशन थी, ये पहली कमीशन थी धार कमीशन और जेवीपी कमेटी, जिन्होंने मना कर दिया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद एजिटेशन हुआ, कहाँ? सदर्न इंडिया में मेनली हुआ। ठीक है, फिर वहां पे डिमांड हुई फर्स्ट अराइज आंध्र प्रदेश की कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए। आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग था, मद्रास तमिल स्पीकिंग था, तो इसलिए उसको अलग करने की बात हुई। उसको अलग करने के लिए 1951 में स्वामी सीतारमन अनशन में बैठ गए। उसके खत्म होने के बाद 35 डेज में वो खत्म हो गया अनशन। दिसंबर 1952 में पुत्ती सीरामुलु ने फिर से अनशन किया 56 डेज का। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिस डेथ के वजह से ही आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज के बेसिस पे था 1953 में। उस लैंग्वेज बेसिस जब ये बन गया, उसके बाद जो एजिटेशन थी, पब्लिक थी, वो एजिटेशन करने लग गई कि हमें भी लैंग्वेज बेसिस पे चाहिए, जिसके लिए फैजल अली कमीशन आया। उस फैजल अली कमीशन ने सबमिट की रिपोर्ट 1955 को, जिसके तहत उन्होंने लैंग्वेज को बेसिस मान लिया डिवीजन के लिए, बट ये रिजेक्ट कर दिया कि एक वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिटी को हार्म करता है। उसके बाद नवंबर 1956 में 14 हमारे स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, जो कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत बनी थी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, सारी डेट्स को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आर्टिकल 4 के तहत एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी बेरुबारी रीजन के लिए। तो अब हम बेरुबारी केस को डिस्कस करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम अराइज हुई थी बेरुबारी रीजन में, वो क्या थी? तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी इंडियन टेरिटरी को सीड अवे कर सकती है? मतलब जो इंडिया की टेरिटरी है, क्या जो पार्लियामेंट है वो किसी बाहर के स्टेट को दे सकती है? ये हमारा क्वेश्चन है बेरुबारी रीजन का। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो 4th आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। बट क्या 2nd और 3rd आर्टिकल में लिखा गया है कि जो इंडियन टेरिटरी है वो किसी बाहर के स्टेट को या फिर कंट्री को दी जा सकती है? ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो इसी कारण ये प्रॉब्लम अराइज हुई। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इन 1952 प्रॉब्लम अराइज बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पाकिस्तान इन बेरुबारी रीजन। जो बेरुबारी रीजन है वो छोटा सा रीजन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का वो रीजन है। तो उस रीजन में ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान बोल रहा था कि वो रीजन हमारे साइड आना चाहिए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी का बांग्लादेश है। तो वो बोल रहा था कि जो बेरुबारी रीजन है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, और वेस्ट बंगाल वाले नहीं मान रहे थे कि जो बेरुबारी रीजन है वो पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि उस बेरुबारी रीजन में जो अवाम थी, जो जनता थी, उसमें बंगाली भी थे, मुस्लिम भी थे और भी अदर कम्युनिटीज थी। तो जो ज्यादा उसकी
पॉपुलेशन थी वो बंगालीज की थी, उनका मानना था, वेस्ट बंगाल वाले लोग का मानना था कि ये रीजन हमारे पास रहना चाहिए। तो इसमें डिसीजन हुआ, इसमें डिस्कशन हुआ। अब डिस्कशन हुआ नेहरू जी और पाकिस्तान के बीच में। तो नेहरू जी ने 10 सितंबर 1958 को नेहरू नून एग्रीमेंट बनाया। अब इस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या बोला कि हम आपके डिसीजन को स्वीकार करते हैं कि जो बेरूबारी रीजन है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, पर साउथ रीजन, ठीक है, बेरूबारी का जो नॉर्थ पार्ट है वो वेस्ट बंगाल का रहेगा और जो साउथ पार्ट है वो किसका रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा। ये उन्होंने नेहरू नून एग्रीमेंट में लिख दिया और बोला चलो ठीक है हम चेंज कर लेते हैं, ये तो चेंज की बात है, ये हमें आर्टिकल 2 और 3 में प्रोवाइडेड है। ये बात की नेहरू जी ने। जो नेहरू जी का डिसीजन था वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। जब हम सेलियंट फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब कलेक्टिवली, मतलब एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा कुछ करने से पहले। तो नेहरू जी गए अपने लेजिस्लेचर्स के पास और उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा एग्रीमेंट बनाया है और इसके तहत हम पाकिस्तान को बेरूबारी का साउथ रीजन दे देते हैं। तो ये जो बात थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं आई। उन्होंने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो इंडिया के भी प्रेसिडेंट थे। तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, उन्हें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस जो ये एग्रीमेंट हुआ था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और उसमें डिसीजन लेने से पहले उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यूज किया जो कि आर्टिकल 143 के अंदर लिखा गया है, और उसके थ्रू उन्होंने ये मैटर को, नेहरू नून एग्रीमेंट वाले मैटर को सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर को भेजा कि आप डिसाइड करिए कि ये जो राइट है कि हमारी जो इंडियन टेरिटरी है क्या हम उसको बाहर किसी देश को दे सकते हैं। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये डिसीजन गया तो वहां पे जो दो पार्टीज थी, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो जनता थी, ठीक है, इंडियन पब्लिक थी, उन्होंने ये बोला, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि प्रीएम्बल में लिखा गया है कि पार्लियामेंट सोवरेन है, ठीक है, मैंने जैसा प्रीएम्बल में पढ़ाते समय बताया था, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री और जो इंडियंस है वो सोवरेन नहीं है। पर सोवरेनिटी की जब बात आती है तो ये भी बोला जाता है कि कोई बाहर का देश आपको रूल नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता कि आपको किस तरीके से चलना है। तो ये बात हुई थी प्रीएम्बल के थ्रू कि प्रीएम्बल में लिखा गया है कि सोवरेन है। फिर पब्लिक ने बोला कि ये भी लिखा गया है कि पब्लिक के पास राइट्स हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन है। तो इसके थ्रू प्रीएम्बल को लेके झगड़ा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये जो डिस्कशन है, ये जो आपकी बातें हैं वो यहाँ पे खत्म होती है, नल एंड वॉइड, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला कि कोई भी एग्रीमेंट को जो हमारा आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है ऐसा नहीं बताता है कि हम इंडियन स्टेट्स को किसी बाहर स्टेट को दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई एग्रीमेंट करना है, जो एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स करना है, उसको करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, जिसके थ्रू जो ये नेहरू नून एग्रीमेंट था वो फाइनलाइज हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बेरूबारी रीजन था उसको इजिली उन्होंने डिवाइड कर लिया नॉर्थ और साउथ के तरीके से। तो ये जो एग्रीमेंट था इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो कॉन्क्लेव्स थे वो ऐसे क्यों बने जिसके कारण ये एग्रीमेंट हुआ। तो थोड़ा और हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो जब माउंटबेटन प्लान आया था तो माउंटबेटन जी ने जब इंडिया और पाकिस्तान की डोमिनियंस की बात की थी, तो अब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कौन करेगा, उसके लिए उन्होंने सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया था इंडिया में कि आप आइए और एक बाउंड्री कमीशन एस्टैब्लिश कीजिए जिसके थ्रू आप इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे। तो ये जो रेडक्लिफ सर थे, इन्हें इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, इन्हें पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, वो पहली बार इंडिया आए थे, ठीक है। तो वो इंडिया आए, उन्होंने बाउंड्री कमीशन की चेयरमैनशिप ली और उन्होंने एक कमिटी बनाई इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। तो ये जो कमिटी बनाई उन्होंने, इसमें उनको बस 6 वीक्स का टाइम दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। प्लस जो उनके पास डेटा था
ठीक है, हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें डेटा की जरूरत रहती है, तो उनके पास जो डेटा था वो बहुत ही आउटडेटेड था। ठीक है, तो आउटडेटेड डेटा के कारण उनकी जो फाइनल रिपोर्ट बनी डिवीजन की वो भी ऐसी बेकार बनी। ठीक है, उसके कारण ही इतने सारे अभी भी जो चलते हैं कि कॉन्क्लेव्स का एक्सचेंज होना चाहिए, ये सब रेडक्लिफ सर के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक नॉर्मली 6 वीक में जितना उनको बना उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो रेडक्लिफ सर ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 12 अगस्त 1947 को सबमिट कर दी गई थी, पर माउंटबेटन जी जो थे वो बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को 15 अगस्त को ही इंडिया के सामने लाया और बोला कि ऐसे ऐसे डिवाइड होगा। अब उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि इसके बाद जो भी पब्लिक करेगी, ठीक है, पब्लिक जो गुस्सा करेगी वो उसका इल्जाम किस पे आना चाहिए, इंडिया पे आना चाहिए, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ये रिपोर्ट जारी की थी, पर ये रिपोर्ट 12 अगस्त को बनके तैयार हो गई थी। तो जो रिपोर्ट थी रेडक्लिफ सर की, उसी के कारण जो कॉन्क्लेव्स में एक्सचेंज की बातें होती है जिसके कारण वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है कभी कभार, वो सबके जो उसके कारण थे वो थे रेडक्लिफ। ठीक है, तो ये नेहरू नून एग्रीमेंट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि जो रेडक्लिफ थे उन्होंने गलत लाइन खींच दी थी। ठीक है, तो इसके कारण जो बांग्लादेश और इंडिया है उसमें और भी रीजन्स में ऐसा था कि एक्सचेंज होना चाहिए, तो इसलिए 2015 में 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके थ्रू इंडिया ने बांग्लादेश को 111 अपनी कॉन्क्लेव्स दिए और बांग्लादेश ने 51 कॉन्क्लेव्स इंडिया के साथ एक्सचेंज किए। तो इस तरीके से 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर आपको कोई इंडियन टेरिटरी को बाहर किसी अदर स्टेट या देश के साथ आपको एक्सचेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया एक यूनियन है, आर्टिकल 2 एक्सटर्नल पावर्स देता है कि हम बाहर के किसी स्टेट को इंडिया में ला सकते हैं, और आर्टिकल 3 इंटरनल पावर देता है कि हम अंदर के किसी स्टेट में जो भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं, और आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको किसी अदर कंट्री के साथ अपने कॉन्क्लेव्स एक्सचेंज करने हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी वो सिटीजनशिप की रहेगी, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें भी एजिटेशन हुई थी, उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आप जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि उसका अपडेट आपको मिल जाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।